कमल लगातार सुधा पर अपनी बात मनवाने का दबाव डाल रहा था कि जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो और किशोर को भी समझाओ। क्या मेरे बच्चे तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? लेकिन सुधा और किशोर निर्णय ले चुके थे कि अब अपनी खुशियों के आड़े वे किसी को नहीं आने देंगे। एक बार फिर से सोच लो किशोर, इस उम्र में छोटी सी बच्ची को गोद लेना कहाँ की समझदारी है। मुझे लगता है कि तुम्हें यह विचार त्याग देना चाहिए। कमल ने चाय की प्याली को मेज पर रखते हुए कहा। मैंने यह निर्णय सोच विचार करने के बाद ही लिया है कमल। मैं और सुधा अभी इतने बुरे नहीं हुए हैं कि एक बच्ची की परवरिश न कर सके। मैं अच्छा कमाता हूँ। रिटायरमेंट होने में अभी कुछ वर्ष बाकी है और उसके बाद भी मैं इतना सक्षम रहूंगा कि बच्ची की देखभाल अच्छी तरह से कर सकूं, किशोर ने उत्तर दिया। मैं रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं किशोर। उसके अलावा भी 100 बातों को दिमाग में रखकर सोचना पड़ता है। तुम्हारे परिवार वाले और रिश्तेदार तुम्हारे इस निर्णय के खिलाफ है और समाज का क्या तुमने कभी सोचा है कि लोग क्या कहेंगे? देखो किशोर, मैं केवल सुधा का बड़ा भाई ही नहीं हूं बल्कि तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त भी हूं। इसी नाते तुम्हें समझ रहा हूं। मेरी बात को समझने का प्रयास करो, कमल ने किशोर पर दबाव बनाते हुए कहा। लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, मैंने इसकी परवाह करनी छोड़ दी है और जहां तक परिवार व रिश्तेदारों का प्रश्न है, अगर उन्हें हमारी परवाह होती तो वे आगे बढ़कर इस निर्णय में हमारा साथ देते। इस तरह तुम्हें अपना वकील बनाकर हमारे पास न भेजते। किशोर अब क्रोधित होने लगे थे। तुमसे तो बात करना बेकार है। तुम बात को समझना ही नहीं चाहते हो। कमल ने अपनी बहन सुधा की ओर देखा जो चुपचाप अपने पति किशोर के पीछे हाथ बांधे खड़ी थी। सुधा, कम से कम तुम तो समझदारी से काम लो। इस उम्र में बच्ची को गोद लोगी तो समाज में तरह तरह की बातें होंगी। लोगों के तानों का सामना कर पाओगी तुम? भाई साहब, आप मुझसे यह पूछ रहे हैं कि मैं लोगों के ताने सुन पाऊंगी या नहीं? शादी के 26 साल बाद भी मेरी गोद सुनी है। आपको क्या लगता है कि मैंने समाज के ताने नहीं सुने हैं? जिस तरह आज तक सुनती आई हूं, आगे भी सुन लूंगी। देखो सुधा, जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता है। उसे प्रकृति की मर्जी समझकर स्वीकार करो। भावनाओं में बहकर गलत निर्णय मत लो और किशोर को भी समझने का प्रयास करो। रही बात बच्चों की, तो क्या मेरे बच्चे मेघा और शुभम तुम्हारे बच्चे नहीं हैं? कमल ने सुधा पर दबाव बनाने की कोशिश की। भाई साहब, आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर मेघा और शुभम मेरे बच्चे होते तो क्या भाभी मुझे बांझ होने का ताना देती? सुधा ने कमल से प्रश्न किया तो उनकी नजरें शर्म से नीचे झुक गईं। अब सुधा ने हाथ जोड़कर आगे कहा, मैं बरसों से इस सुख से वंचित रही हूं भाई साहब। आज 26 सालों के बाद मेरी गोद में मेरी बच्ची आने वाली है। उसे गोद लेना हम दोनों का साझा निर्णय है। मेरी आपसे विनती है कि हमारी खुशी में हमारा साथ दीजिए। खैर, अब तुम दोनों ने निर्णय ले ही लिया है तो फिर मैं कर भी क्या सकता हूं। आज तुम दोनों किसी की बात नहीं सुन रहे हो, लेकिन याद रखना, अगर भविष्य में तुम्हें अपने इस निर्णय पर पछताना पड़ा तो इसके जिम्मेदार तुम खुद होगे। इतना कहने के बाद कमल भी बाकी रिश्तेदारों की तरह हथियार डालकर वहां से चले गए। कमल के वहां से जाने के बाद सुधा की हिम्मत जवाब दे गई। वह धम से सोफे पर बैठ गई व उसकी आंखों से आंसुओं की धार बह निकली। अपनी पत्नी को कमजोर पड़ते देखकर किशोर भावुक हो उठे। उन्होंने अपने जज्बातों पर काबू पाते हुए सुधा के कंधे को थपथपाकर उसे हिम्मत देने का प्रयास किया। ये लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं किशोर? आज इतने सालों बाद समय हम पर मेहरबान हुआ है। हमें हमारी औलाद मिलने जा रही है। ये लोग क्यों हमसे हमारी खुशी छीनने का प्रयास कर रहे हैं? सुधा ने बेबसी से किशोर की ओर देखते हुए कहा। किशोर सुधा की पीड़ा से अपरिचित नहीं थे। अच्छे से अच्छे डॉक्टरी इलाज और हर जगह सिर झुकाने के बावजूद उसकी गोद नहीं भर पाई थी। वे सालों से उसे भीतर से खोखला होते देख रहे थे, मगर चाहकर भी उसके लिए कभी कुछ कर नहीं सके। ऐसा नहीं है कि पहले कभी उन्होंने बच्चा गोद लेने के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने कई बार अपनी अम्मा से दबे शब्दों में इस बात का जिक्र किया था। एक बार हिम्मत जुटाकर अम्मा से इस बारे में सीधे बात करने की कोशिश भी की थी, लेकिन अम्मा ने कई दिनों तक घर में ऐसा कोहराम मचाया कि वे घबराकर पीछे हट गए। उसके बाद उनकी इस बारे में जिक्र करने तक की हिम्मत नहीं हुई। उनकी इस बुजदिली का खमियाजा उनकी सुधा को आज तक भुगतना पड़ रहा था। सालों से वह सब के ताने सुनती आ रही थी। समाज के लोग तो दूर, अपने खुद के परिवार के लोग उसके निसंतान होने के कारण न जाने कैसे कैसे अंधविश्वास के चलते उसका अपमान कर बैठते थे। परिवार ने तो उन पर दूसरा विवाह करने का दबाव भी बनाया था, लेकिन वे अपनी सुधा से असीम प्रेम करते थे। उन्होंने करारा जवाब देकर सबका मुंह बंद कर दिया था।
सुधा आज तक उनकी खातिर कितना कुछ सहन करती आ रही थी। अपना पूरा जीवन निस्वार्थ उन पर न्योछावर किया था उसने। अब उसके लिए कुछ करने की बारी उनकी थी। जो खुशी वे उसे आज तक नहीं दे पाए थे, वह अब देने जा रहे थे। समय भी जैसे उनके इस निर्णय में उनका साथ दे रहा था। यह संयोग था कि थोड़ी ही तलाश के बाद उन्हें एक ऐसी महिला मिली जो अपनी संतान को गोद देने के लिए एक भले दंपति की तलाश में थी। पति की अकस्मात मृत्यु के बाद विमला पर बूढ़े, बीमार सास ससुर व 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी आ गई थी। ऐसे में उसके लिए गरीबी की मार सहते हुए अपनी नवजात बच्ची का लालन पालन कर पाना संभव नहीं था। पहले वह उनके बारे में जानकर थोड़ा हिचक रही थी, लेकिन उनसे मिलने के बाद उसकी सारी शंकाएं दूर हो गईं। सुधा से इस बात का जिक्र करने से पहले किशोर ने गोद लेने की प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली थी। सुधा के मन में कोई भी उम्मीद की किरण जगाने से पहले वे खुद पूरी तरह आश्वस्त हो जाना चाहते थे। पूरी तसल्ली करने के बाद ही उन्होंने सुधा को यह बात बताकर विमला व उसकी नवजात बच्ची से उसका परिचय करवाया। पहले पहल तो सुधा को यकीन ही नहीं हुआ कि उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित होने जा रहा है। फिर उसे आशंकाओं ने घेर लिया, पर आखिर में किशोर की बात समझकर जब उसने उस नवजात बच्ची को अपनी गोद में लिया तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। जल्दी ही बच्ची को गोद लेने की प्रक्रिया शुरू हो गई। धीरे धीरे सुधा के मुरझाए चेहरे पर रौनक लौटने लगी थी। दोनों पक्षों की रजामंदी थी, इसलिए प्रक्रिया में कोई अड़चन तो नहीं थी, लेकिन ऐसे कामों में थोड़ा वक्त तो लगता ही है। प्रक्रिया शुरू होने के बाद सबसे कठिन कार्य था अपने परिवारों को यह खबर देना। किशोर व सुधा दोनों ने अपने अपने परिजनों को फोन करके सूचित कर दिया। किशोर को जिस बात का अंदेशा था, ठीक वैसा ही हुआ। दोनों ओर से विरोध के स्वर उठने शुरू हो गए। पहले सब फोन कर करके ही उन्हें रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। अपनी कोशिशें नाकामयाब होने के बाद उन्होंने आज सुधा के बड़े भाई व किशोर के परम मित्र कमल बाबू को अपना प्रतिनिधि बनाकर उनके घर भेजा था। नतीजा यह हुआ कि उनके यहां आने के बाद सुधा कमजोर पड़ने लगी थी। किशोर ने सुधा को तो समझा बुझा कर सुला दिया था, लेकिन उनकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वे यह जानते थे कि कमल बाबू आखिरी व्यक्ति नहीं थे जो उन्हें रोकने का प्रयास करने के लिए घर आए थे। यह तो तूफान की शुरुआत भर थी। 3 दिन किसी का फोन आए बगैर सुकून से गुजर गए। जिंदगी अपनी सामान्य रफ्तार से चलती रही। सुधा भी अब शांत थी। चौथे दिन किशोर दफ्तर जाने के लिए तैयार हो रहे थे, तभी दरवाजे की घंटी बजी। दरवाजा खोलने पर अपने छोटे भाई सतीश व उसके परिवार को सामने पाकर किशोर यह समझ गए थे कि कमल बाबू की वकालत फेल होने के बाद सतीश ने केस की कमान अपने हाथों में ले ली है। वैसे तो उनके और सुधा के परिजनों की आपस में कभी नहीं बनी। वे सभी पारिवारिक समारोहों और उत्सवों में किसी तरह एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते थे। लेकिन आज जब उनके और सुधा के निर्णय के खिलाफ खड़े होने की बारी आई तो वे सब अचानक ही एकता की शक्ति को पहचान गए थे। किशोर ने न चाहते हुए भी मुस्कुरा कर सबका स्वागत किया। उन्होंने सुधा का चिंतित चेहरा देखते ही दफ्तर में फोन करके छुट्टी ले ली। वे सतीश की तेजतर्रार पत्नी मीना के स्वभाव से भलीभांति परिचित थे। उन्हें मालूम था कि मीना मौका देखकर बच्ची को गोद लेने वाली बात का बतंगड़ जरूर बनाएगी। अब देखना यह था कि उसे यह मौका किस वक्त मिलेगा। शाम तक का वक्त तो शांति से गुजर गया। शाम के समय किशोर व सतीश साथ बैठकर बातें कर रहे थे। मीना सुधा के साथ रसोई में चली गई थी। उनके बच्चे पूजा और यश टीवी देखने में मग्न थे। सुधा रसोई से उन चारों के लिए चाय की ट्रे लेकर आए और पीछे पीछे मीना पकौड़े लेकर आ गई। सुधा बच्चों को पकौड़े व केचप देने में व्यस्त थी। तभी किशोर ने देखा कि मीना आंखों से सतीश को कुछ इशारा कर रही थी। वे कुछ समझ पाते इससे पहले ही सतीश बोल पड़ा, भाई साहब, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। यह तो किशोर भी जानते थे कि उनके छोटे भाई को उनसे क्या बात करनी थी। फिर भी उन्होंने अनजान बनते हुए कहा, हाँ बोलो सतीश, किस बारे में बात करनी है। सतीश अपनी पत्नी मीना की भांति तेजतर्रार नहीं था। उसने गोलमोल बातें करनी शुरू कर दी। वह, भाई साहब, आपको पता तो होगा कि घर वाले आपसे नाराज हैं। रिश्तेदारों के बीच में भी यही चर्चा चल रही है। दीदी का फोन आया था, वे भी बहुत चिंतित लग रही थी। आप समझ रहे हो न कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूं। किशोर ने धैर्यपूर्वक कहा, नहीं सतीश, मैं कुछ नहीं समझ पा रहा हूं। इस प्रकार घुमा फिरा कर बात मत करो। जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। सतीश ने मीना की ओर देखा जो उसे गुस्से में खा जाने वाली नजरों से घूर रही थी। फिर उसने किशोर की ओर देखकर कहा, भाई साहब, आप और भाभी एक बच्ची को गोद लेना चाहते हैं ना? इसमें हम में से किसी की भी सहमति नहीं है। रिश्तेदार और परिवार सभी आपसे नाराज हैं, इसलिए आप यह विचार त्याग दीजिए।
किशोर ने शांत भाव से पकौड़ा खाया और कहा, किसी की सहमति नहीं है से तुम्हारा क्या मतलब है, सतीश? मैंने तुम्हारी या किसी और की आज्ञा मांगी ही कब थी? सतीश से इसका कोई उत्तर न देते बना तो उसने सहायता के लिए मीना की ओर देखा। मीना ने पति की हालत देखकर बिना देर किए बातचीत की कमान खुद संभाल ली। भाई साहब, इनके कहने का मतलब था कि पूरी उम्र तो आपने बच्चा गोद लेने के बारे में सोचा नहीं। अब कहाँ इस उम्र में आप छोटी सी बच्ची की जिम्मेदारी उठाएंगे, और अगर आपको बच्चों की कमी इतनी ही खल रही है तो पूजा और यश है ना? आप अपने सारे अरमान इनके जरिए पूरे कीजिए। ये दोनों भी तो आप ही की संतान है। मैं ठीक कह रही हूं ना भाभी जी? इतना कहकर मीना ने सुधा की ओर देखा, जिसका पूरा ध्यान अब मीना और सतीश की बातों पर था। किशोर ने मीना से मुस्कुरा कर कहा, मीना, यह विचार तो मेरे मन में बरसों पहले ही आ गया था। लेकिन अगर उस वक्त मैंने अम्मा के आगे न झुककर थोड़ी हिम्मत से काम लिया होता तो आज हमारी संतान भी यश की उम्र की होती, और जहां तक पूजा और